गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यूनिट नंबर 3 का लेक्चर नंबर 3 अपन पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज अगेन बिल्डिंग बायलॉज रेगुलेशन जो कंटिन्यू कर रहे हैं अपन। तो इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो अपन पहले एक बार देख लेते हैं, फिर हम चालू करेंगे आगे। तो फ्लोर एरिया रेशो के बारे में देखेंगे इसके अंदर। पहले अपन ने क्या क्या पढ़ लिया था वो भी एक बार देख लेते हैं अपन। लास्ट लेक्चर में क्या क्या अपन ने स्टडी किया था। तो लास्ट लेक्चर में अपन ने एक तो कवर्ड एरिया, कारपेट एरिया, बिल्टअप एरिया के बारे में देखा था, और प्रोविजंस फॉर मीन्स ऑफ एक्सेस देखा था, और अपन ने इसके रिगार्डिंग कंट्रोल लाइन, फ्रंटेज लाइन के बारे में देखा था। तो ये अपन ने लेक्चर नंबर 2 में कवर किया था। ठीक है, लेक्चर नंबर 3 के अंदर मैंने बताया आपको हम फ्लोर एरिया रेशो के बारे में स्टडी करेंगे कि क्या होता है फ्लोर एरिया रेशो, क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है इसकी। ठीक है, उसके बारे में एग्जाम्पल लेंगे फ्लोर एरिया रेशो का। फिर ओपन स्पेसेस जो बिल्डिंग के चारों तरफ होने चाहिए, उसके अंदर फ्रंट ओपन स्पेस होना चाहिए, कितना होना चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए। ठीक है ना। उसके बाद रियर ओपन स्पेस के बारे में स्टडी करेंगे, साइड ओपन स्पेस के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, फिर अकॉर्डिंग टू हाइट ऑफ द बिल्डिंग कितना साइड और रियर ओपन स्पेस छूटना चाहिए उसके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। देखते हैं अपन स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। तो आ जाओ सबसे ऊपर। तो जो पहला टॉपिक है दैट इज फ्लोर एरिया रेशो। ठीक है ना। तो फ्लोर एरिया रेशो क्या होता है पता लग ही रहा है, ये एक रेशो होता है किसका, देखो पता लग जाएगा। ये फ्लोर एरिया रेशो इज द रेशो ऑफ बिल्डिंग्स टोटल फ्लोर टू द साइज ऑफ द पीस ऑफ लैंड अपॉन विच इज बिल्ट। मतलब ऐसा तो नहीं है कि जो आपने पूरी बिल्डिंग बना रहे हैं, ठीक है, उस पूरी की पूरी बिल्डिंग में फ्लोर बना दिया आपने, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। ठीक है ना। जैसे मान लो आपके सामने डायग्राम बने हुए हैं, जैसे मान लो ये पूरा का पूरा फ्लोर था, ये जो नीचे दिखा रखा है ये जो है ये पूरा पूरा फ्लोर था, इतना स्पेस था। तो हमने बिल्डिंग इतने स्पेस में नहीं बनाई, बिल्डिंग हमने आधे स्पेस में बनाई है। देखो ये हमारा आधा स्पेस था, इसका मतलब जो फ्लोर एरिया रेशियो कितना हो जाएगा इसका 50% हो गया। ठीक है ना। ऐसे यहाँ पर देखो, मतलब बेसिकली क्या कहना चाह रहा हूँ इसके अंदर मैं, इधर देखो, इधर अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर जो मेरी बिल्डिंग के अंदर यहाँ पे 4 स्टोरीज कवर करी हुई है। यहाँ पर देखो 1 2 3 4। ठीक है, तो देखो इसमें क्या हुआ है, फ्लोर एरिया रेशियो इज द रेशियो ऑफ बिल्डिंग्स टोटल फ्लोर एरिया द साइज ऑफ द पीस ऑफ लैंड अपॉन विच इज बिल्ट। मतलब जो टोटल फ्लोर बनाए गए हैं उसका एरिया डिवाइड बाय जो पूरी लैंड है उसका एरिया। ठीक है ना। तो इसमें लिखा भी हुआ इट इज ऑफन यूज्ड एज वन ऑफ द रेगुलेशंस इन सिटी प्लानिंग अलोंग विद द बिल्डिंग टू लैंड रेशियो। The terms can also refer to limits imposed on such a ratio through zoning। ठीक है ना। तो अलग अलग जोन का अलग अलग डिपेंड करता है। तो देखो आगे चलते हैं इसके अंदर। तो बेसिकली फ्लोर एरिया रेशियो के बारे में अगर मैं लिखना चाहूँ तो आई कैन राइट है यार, क्या हो जाएगा यहाँ पर लिखते हैं उस चीज को हम यहाँ पर कि टोटल कवर्ड एरिया ऑफ ऑल फ्लोर, टोटल कवर्ड एरिया, एक सेकेंड में, जो टोटल कवर्ड एरिया of all floor divide by area of the plot divide by area of the plot। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, फ्लोर एरिया रेशियो बोलते हैं। ठीक है ना। अब फ्लोर एरिया रेशियो का रेसिडेंशियल बिल्डिंग की बात करते हैं तो इसकी रेंज होती है 0.3322। जो रेंज होती है आपकी वो कितनी होती है, दैट इज फ्लोर एरिया रेशियो की 0.3322 तक होती है। ठीक है ना। चलो अब इसमें आगे चलते हैं, नीचे चलते हैं, नीचे क्या लिखा हुआ है वो देखते हैं अपन वन बाय वन। तो इसमें देखो लिखा भी हुआ है आप सामने, द फ्लोर एरिया रेशियो कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग द फॉलोइंग फॉर्मूला। फ्लोर एरिया रेशियो इज इक्वल टू टोटल बिल्डिंग फ्लोर एरिया डिवाइड बाय ग्रॉस लॉट एरिया। फिर फ्लोर एरिया रेशियो जो एक रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है वो किसके बीच में करता है, which the building is constructed and the building floor area that is usable or is allowable to be used। FAR guidelines are determined by municipalities and generally differ from one locality to another। Ratio will vary depending on the variation in population density, construction related activities, growth patterns and the nature of building space or land। The floor area ratio considered not only the footprint of the building, मतलब जो floor area ratio होता है वो only footprint नहीं बताता बिल्डिंग के, उसके अलावा वो बिल्डिंग का पूरा एंटायर फ्लोर एरिया के बारे में बताता है आपको। अनऑक्यूपाइड एरिया जैसे पार्किंग गैरेजेस हो गए, एलिवेटर शाफ्ट्स हो गई,
ठीक है, बेसमेंट्स हो गए, ठीक है, इसको हम फ्लोर एरिया रेशियो कभी भी कैलकुलेट नहीं करते हैं। लोकेलिटीज में एक्सपीरियंस लिमिटेड स्पेस और लिमिटेड कैपेसिटी एंड द यूज बियॉन्ड दैट कैपेसिटी पुट्स स्ट्रेस ऑन देम, इट कैन बी रिफर्ड टू एज द सेफ लोड फैक्टर। ठीक है, फिर हम बात करते हैं इसके अंदर, देखो कि एफएआर का एग्जांपल से पहले इसके बारे में जो लिखा गया है वो देख लेते हैं हम, क्या क्या लिखा गया है इसके अंदर। ये जो वेरिएशन होता है पॉपुलेशन डेंसिटी का या कंस्ट्रक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज का, ग्रोथ पैटर्न्स का, नेचर ऑफ बिल्डिंग स्पेस का, ठीक है, ये वेरी करते हैं एफएआर के अकॉर्डिंग। द सेफ लोड फैक्टर्स फॉर एग्रीकल्चर, रेसिडेंशियल एंड इंडस्ट्रियल स्पेसेस आर डिफरेंट, द एफएआर इज डिफरेंट फॉर द डिफरेंट स्पेसेस। ठीक है, द लोकल गवर्नमेंट सेट्स अप रिस्ट्रिक्शंस एंड रेगुलेशन फॉर टू एस्टेब्लिश एफएआर। फिर फ्लोर एरिया की हेल्प भी करता है किसके अंदर, डेवलपमेंट लेवल को डिटरमाइन करने में, ठीक है ना, किसी भी पर्टिकुलर इकोनॉमी के रिगार्डिंग। द रियल एस्टेट इंडस्ट्री सीक्स इंक्रीज इन द एफएआर, implying that they seek to open up and resources and spaces to the developers। अगर एक हायर एफएआर है तो क्या डेवलप करता है, वो एक अच्छी फिनिशिंग डेवलप करेगा, हाई डेंसिटी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को डेवलप करेगा, विच इन टर्न लीड्स टू इंक्रीज सेल्स और सप्लाई को भी डेवलप करेगा। ठीक है ना, और जो आपके एक्सपेंसेस हैं प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग उसको डिक्रीज करेगा। ठीक है ना, और दूसरे एंड पे अगर लो एफएआर है तो वो कंस्ट्रक्शन और ग्रोथ क्या करेगा, कम करेगा। ठीक है ना, रीस्टेन करेगा। ठीक है, आगे चलते हैं इसके अंदर। एग्जाम्पल्स दे रखा है, अगर मान लो एक प्लॉट के एग्जाम्पल्स एज्यूम करते हैं, ठीक है ना, तो एज्यूम द प्लॉट ऑफ अ लैंड कम्स विद अ फ्लोर, इसका एफएआर दिया हुआ है 3.0 एंड द लॉट एरिया इज 1000 स्क्वायर फीट, अ सिंगल स्टोरी बिल्डिंग कवरिंग 3000 स्क्वायर फीट। ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, 3 इंटू 1000 स्क्वायर फीट से। ठीक है, तो 3 स्टोरी बिल्डिंग को कितना एरिया चाहिए होगा, 1000 स्क्वायर फीट कैन बी कंस्ट्रक्ट हम कर सकते हैं। तो अलग अलग जोन के अकॉर्डिंग अलग अलग हमारा क्या होता है, एफएसए होता है, जिसके फ्लोर स्पेस इंडेक्स बोलते हैं। ठीक है, या फिर फ्लोर स्पेस एरिया बोलते हैं। ठीक है, तो रेसिडेंशियल के अकॉर्डिंग 1.8 होता है, नेचुरल ग्रोथ ऑफ विलेज की बात करते हैं उसके 1.2 होता है, कॉमर्शियल के अकॉर्डिंग 1.8 होता है, इंडस्ट्रियल के अकॉर्डिंग 1.0 होता है। फिर हम बात करते हैं इसके अंदर ओपन स्पेसेस हैं जो कि बिल्डिंग के चारों तरफ होते हैं, तो उसके अंदर बात करते हैं, पहला हमारा फ्रंट ओपन स्पेस की बात करते हैं। ठीक है, तो हर बिल्डिंग के एक सामने एक कैसे तो यार्ड होता है जिसकी मिनिमम विड्थ 3 मीटर होती है। ठीक है, इन केस ऑफ 2 और मोर साइड्स ऑफ अ विड्थ, कौन कौन सी विड्थ, एवरेज ऑफ 3 मीटर, बट इन नो केस इट शैल बी लेस देन 1.8 मीटर, मतलब किसी भी केस में 1.8 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, फिर हम बात करते हैं इसके अंदर फ्रंट ओपन स्पेस के रिगार्डिंग बताया गया है यहाँ पर कि अगर मान लो जो विड्थ है वो मान लो अप टू 7.5 मीटर की है प्लॉट की, तो मेरा जो एफ फ्रंट ओपन स्पेस है वो 1.5 मीटर होना चाहिए। उसके बाद अगर 7.5 से 18 मीटर है तो ये 3.0 मीटर होना चाहिए, 3.0 होना चाहिए। और उसके बाद 18 टू 30 है तो ये 4.5 होना चाहिए, और अगर अबव 30 है तो ये 6.0 होना चाहिए। फिर हम बात करते हैं इसके अंदर रियर ओपन स्पेस की। ठीक है, तो देखो रियर ओपन स्पेस की बात करते हैं हम। एवरी रेजिडेंशियल बिल्डिंग शैल हैव अ यार्ड ऑफ एन एवरेज width of 4.5 meter, not and no place the yard measuring less than 3 meter as an inseparable part of the building, except in the case of back-to-back sites where the width of the yard could be reduced to 3 meter provided no erection। ठीक है, फिर हम बात करते हैं ये हमारा क्या हो गया, रियर ओपन स्पेस। ठीक है, जैसे हम फ्रंट कैमरा बैक कैमरे की बात करते हैं, ठीक है ना, तो वैसे ही क्या है, रियर ओपन स्पेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, साइड ओपन स्पेस मतलब जो पास में हो गया, तो हर एक रेसिडेंशियल बिल्डिंग के अंदर साइड ओपन स्पेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर हम बात करते हैं रेसिडेंशियल बिल्डिंग की, तो एवरी रेसिडेंशियल बिल्डिंग मे हैव परमानेंटली ओपन एयर स्पेस नॉट लेस देन 1 मीटर इन विड्थ ऑन द साइड्स ऑफ इट्स साइड्स अदर देन इट्स फ्रंट एंड रियर। मतलब अगर हम बात करते हैं साइड ओपन स्पेस की, तो कम से कम 1 मीटर तो ओपन स्पेस होना ही होना चाहिए। ठीक है, फिर हम बात करते हैं इसके अंदर अगर हाइट ऑफ बिल्डिंग दी हुई है यहाँ पर, ठीक है, तो अगर अलग अलग हाइट ऑफ बिल्डिंग के अकॉर्डिंग आपका अलग अलग क्या होना चाहिए, साइड एंड, देखो यहाँ पर अगर मान लो आपकी हाइट की बिल्डिंग, जो बिल्डिंग की हाइट है वो 10 मीटर है, ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका लेफ्ट पार्ट है वो 3 मीटर होना चाहिए। अगर मान लो आपकी बिल्डिंग की हाइट 15 मीटर है तो ये 5 मीटर होना चाहिए। अगर 18 मीटर है तो ये 6 मीटर होना चाहिए। ऐसे जैसे जैसे अगर हाइट बिल्डिंग की हाइट जो इंक्रीज होती जाती जा रही है, वैसे ही हमारा क्या है, साइड और रियर ओपन स्पेस है जो कि बिल्डिंग के अराउंड में छूटते हैं, वो क्या होते जा रहे हैं, इंक्रीज होते जा रहे हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया आप लोगों को। आगे चलते हैं नीचे इसके अंदर हम, फिर हम यहाँ बात करते हैं ओपन स्पेस फॉर बिल्डिंग अदर देन रेसिडेंशियल, द फ्रंट रियर एंड साइड यार्ड्स विड्थ एंड द रूल्स गवर्निंग दोज शैल बी लेड डाउन बाय द अथॉरिटी इन ईच केस। ठीक है, द रूल्स एप्लीकेबल टू द रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स विथ रिगार्ड टू फ्रंट ओपन स्पेस, रियर ओपन स्पेस एंड द साइड ओपन स्पेस
तो एंगल जो है 45 और 63.5 डिग्री के रिगार्डिंग होना चाहिए, जो कि इरेक्शन, री इरेक्शन, मटेरियल अल्टरनेशन, रेजिडेंशियल बिल्डिंग की बात कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग होना चाहिए। ठीक है, तो इस लेक्चर के अंदर अपन ने क्या क्या डिस्कस किया। इस लेक्चर में अपन ने ओपन स्पेस के बारे में डिस्कस किया, जो कि बिल्डिंग के चारों तरफ होते हैं। रियर ओपन स्पेस, फ्रंट ओपन स्पेस, साइड ओपन स्पेस, उसके रिगार्डिंग जो विड्थ, स्ट्रीट बिल्डिंग की विड्थ होती है, उसके रिस्पेक्ट में कितना फ्रंट ओपन स्पेस होना चाहिए, उसके बारे में डिस्कस किया। ठीक है, फिर जोन्स के बारे में डिस्कस किया, अलग अलग जोन्स के रिगार्डिंग कितना एफएससी होना चाहिए। ठीक है, फिर अपन ने फ्लोर एरिया रेशो क्या होता है इसके बारे में डिस्कस किया। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्या, बिल्डिंग बायलॉज रेगुलेशन चलता रहेगा, उसमें अपन हाइट ऑफ बिल्डिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से रहिए घरों के अंदर। अभी थोड़ा सिचुएशन पैंडेमिक की चल रही है, तो ये बहुत अच्छा टाइम है, इट इज़ वेरी गुड टाइम कि अपना रिवीजन करते रहें अच्छे से। ठीक है ना, आपको कॉलेज नहीं आना हो रहा है तो घर बैठ के आप आपकी स्टडी बहुत अच्छे से चल रही होगी। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।